हेलो दोस्तों, साल था 1879 और दिन था 14 मार्च। अगर आपको नहीं पता कि इस दिन क्या हुआ था तो हम आपको बताते हैं। इस दिन जन्म हुआ था एक ऐसे इंसान का जिसने साइंस की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन ला दिया। 20वीं सदी के सबसे इंटेलिजेंट वैज्ञानिकों में से एक, जिन्होंने हमें E=mc² जैसा शानदार फॉर्मूला दिया, यानी हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन। इनका नाम भला कौन नहीं जानता। इतनी इन्फ्लुएंशियल लाइफ जीने के बाद भी कई लोग हैं जो इनके बारे में बहुत सी बातें नहीं जानते। जैसे कि क्या आपको पता है कि इनका दिमाग चोरी कर लिया गया था, या क्या आप जानते हो सोलर एक्लिप्स के बारे में अगर वो न होती तो आज हम इनका नाम ही शायद न जान रहे होते। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन से जुड़ी काफी अमेजिंग बातें आपको पता चलने वाली हैं। लेकिन उससे पहले नए व्यूअर्स से मैं कहना चाहूंगा कि आपको अगर ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिख रहे बेल आइकन के साइन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। दोस्तों, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं थे और वो आगे जाकर स्मार्ट बने। आपने भी शायद ये फैक्ट कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, पर ये फैक्ट सही नहीं है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें आइंस्टाइन इतने ज्यादा स्मार्ट नहीं थे, जैसे कि फ्रेंच, पर बचपन में भी वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे और फिजिक्स और मैथ्स में उन्हें बचपन में भी महारत हासिल थी। इसी के चलते तो उन्हें 7 साल की उम्र में हायर क्लास की मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया था, यानी कि ऐसी मैथ जो 15 साल के बच्चे पढ़ते हैं। आइंस्टाइन 7 साल की उम्र में ही पढ़ रहे थे। दोस्तों, सबसे मेन बात करते हैं आइंस्टाइन के दिमाग को चोरी करने वाली बात। दरअसल आइंस्टाइन ने मरने से पहले ये वसीयत की थी कि उनकी बॉडी पर कोई भी एक्सपेरिमेंट या फिर टेस्ट ना किया जाए। उनकी ये आखिरी इच्छा भी थी। वो कहते थे कि मैं भी एक आम इंसान हूँ, मेरी बॉडी में कोई खास बात नहीं है जिससे आपको फायदा हो, इसीलिए मरने के बाद मेरी बॉडी के साथ छेड़छाड़ मत करिएगा। लेकिन फिर भी आइंस्टाइन की मौत के बाद जब उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम होने वाला था, उस वक्त पोस्टमार्टम और आइंस्टाइन की बॉडी पर बस थोड़ी बहुत जांच करने का काम थॉमस स्टोर्ड्स हार्वे नाम के शख्स को दिया गया था। उनसे कहा गया था कि आप बॉडी के साथ छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि आइंस्टाइन की आखिरी विश यही है और उनकी फैमिली वाले इस विश को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन थॉमस ये देखना चाहते थे कि आखिर आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या खास है कि वो हम सबसे अलग है। आखिर वो इतने कॉम्प्लेक्स मैथ इक्वेशन को इतनी आसानी से सॉल्व कैसे कर लेते हैं। इन्हीं सब बातों का पता लगाने के लिए थॉमस ने ही इलीगली आइंस्टाइन के दिमाग और उनकी आंखों को निकाल लिया, ताकि वो हर चीज समझ पाए कि किस पर्सपेक्टिव से आइंस्टाइन चीजों को देखा करते थे। और इन सब चीजों को छुपा कर ले जाने के लिए उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग और उनकी आंखों को अपने टिफिन बॉक्स में रख लिया। इसके बाद कई सालों तक वो उन्हें छुपा कर अपने पास ही रखे रहे। वो इन सब चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, लेकिन इनके पास इतनी बड़ी फंक्शनिंग लैब तो अवेलेबल नहीं थी कि वो ऐसे टेस्ट कर सकें, और अगर वो बाहर की लैब की हेल्प लेते तो पुलिस उन्हें पकड़ सकती थी। इसी चक्कर में 20 सालों तक आइंस्टाइन के दिमाग को इन्होंने अपने पास संभाल कर रखा, और फिर आइंस्टाइन के बेटे से इन्हें इजाजत मिल गई कि वो इनके ब्रेन के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तब जाकर थॉमस ने राहत की सांस ली। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि आइंस्टाइन के दिमाग को 200 हिस्सों में बांट दिया गया और फिर इन्हें अलग अलग साइंटिस्ट को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया, ताकि सब अपने तरीके से रिसर्च कर पाए। रिसर्च में सामने है कि आइंस्टाइन के दिमाग में एक प्रकार के सेल्स बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद थे। ये सेल्स हमारी ब्रेन तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाते हैं। ये आइंस्टाइन के दिमाग में नॉर्मल लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा थे। इतना ही नहीं, ये सेल्स और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। हमारे लिंक को स्ट्रॉन्ग करना इन्हीं सेल्स का काम होता है, और इसी वजह से आइंस्टाइन का दिमाग इतना ज्यादा तेज चलता था, क्योंकि उनके लिंक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। आपको आसान भाषा में समझाया जाए तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये सेल हमारे दिमाग की रैम है। दोस्तों, और चौंका देने वाली बात ये भी है कि उनके दिमाग में खास हिस्सा मौजूद ही नहीं था। ये हिस्सा हमारे दिमाग की एजिंग के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि इसकी वजह से हमारे
दिमाग की उम्र बढ़ती रहती है और कुछ सालों के बाद हमारा दिमाग बूढ़ा होने लगता है और उसकी मेमोरी पावर भी कम हो जाती है। लेकिन यही पार्ट आइंस्टाइन के पास था ही नहीं। आप इसे नेचुरल गिफ्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो चीज हमें स्लो बनाती है वो उनके पास नहीं थी। इसी वजह से उनका दिमाग बुढ़ापे में भी काफी तेज चल रहा था। आपको ये बात तो पता होगी कि हमारे दिमाग में दो हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर और एक राइट हेमिस्फेयर, और इन दोनों हेमिस्फेयर का अपना अलग अलग काम होता है और इन्हें जोड़कर रखने के लिए हमारे दिमाग के बीच में एक ब्रिज जैसा सिस्टम होता है। ये ब्रिज जितना बड़ा होता है हमारा ब्रेन उतना अच्छे से फंक्शन कर सकता है। आइंस्टाइन के दिमाग में ये ब्रिज बहुत ज्यादा बड़ा था। आप चाहें तो आप भी अपने इस ब्रिज को बड़ा कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेडिटेशन करना होगा। अब आइंस्टाइन ने इसे मेडिटेशन करके बढ़ाया था या फिर ये ब्रिज उनका नेचुरली बड़ा था, ये तो कोई नहीं जानता। आइंस्टाइन के दिमाग में पैराइटल लोब भी बहुत बड़ा था, मतलब कि आम इंसान से 15% ज्यादा बड़ा था। अब पैराइटल लोब क्या होता है? पैराइटल लोब जितना ज्यादा बड़ा होगा आप मैथ भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइंस्टाइन का ये 15% ज्यादा बड़ा था। आप इसे भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैथ और सुडोको जैसे टास्क काफी ज्यादा करने होंगे। इसके अलावा योग करने से भी ये इंक्रीज होता है। अब आइंस्टाइन का ये नेचुरली बड़ा था या फिर उन्होंने भी इन सब टास्क को करके इसे बड़ा कर लिया था? ये तो बात थी आइंस्टाइन के दिमाग की। अब मैं आपको बताता हूँ आइंस्टाइन की लाइफ से जुड़ी एक और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर सोलर इक्लिप्स ना होता तो आइंस्टाइन आज आइंस्टाइन ना बन पाते। दरअसल आइंस्टाइन ने एक थ्योरी सबसे पहले जो सामने रखी थी कि ग्रेविटी जो होती है उसका फर्क वेट, डिस्टेंस, टाइम हर चीज पर पड़ता है। लेकिन जब उस वक्त के वैज्ञानिकों ने इसे बेबुनियाद करार दे दिया और बोला कि इस थ्योरी में ना तो कोई प्रूफ है ना ही ये रियलिस्टिक है, तो आइंस्टाइन को दुनिया ने उस वक्त उतना ज्यादा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट नहीं समझा, क्योंकि ये थ्योरी उस वक्त के साइंस के बहुत सारे लॉज को तोड़ रही थी जो कि आइंस्टाइन से पहले आने वाले वैज्ञानिकों ने दिए थे। और तब इक्विपमेंट भी इतने अच्छे नहीं थे कि वो अपनी इस थ्योरी को साबित कर पाए। इसीलिए कई लोग चाहकर भी आइंस्टाइन का सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। ये सब सुनने के बाद आइंस्टाइन फिर से अपने काम पर लग गए और उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस टाइम उन वैज्ञानिकों में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था आर्थर एडिंगटन। ये वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। इनको आइंस्टाइन की थ्योरी पर बहुत ज्यादा भरोसा था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं इसे टेस्ट करूंगा। इसे टेस्ट करने के लिए अमेरिका से साउथ अफ्रीका तक गए ताकि वहां पर सोलर इक्लिप्स को देख पाए और टेस्ट कर पाए कि क्या लाइट सन की एनर्जी की वजह से बैंड होगी या नहीं। और साल 1919 में जब सोलर इक्लिप्स की फोटो उन्होंने निकाली तो ऑब्जर्व किया कि आइंस्टाइन एकदम सही थे और अब आर्थर के पास वजह भी थी और साथ ही साथ फोटो के रूप में एक प्रूफ भी था कि वो आइंस्टाइन की थ्योरी को सही साबित कर पाए। इसके बाद उन्होंने सबको बताया कि आइंस्टाइन की ये थ्योरी एकदम सही है। उन दोनों ने मिलकर इस थ्योरी को पूरी दुनिया के सामने पेश किया और फिर कुछ दिनों के अंदर एक ऐसा शख्स जो गुमनाम था जिसे कोई नहीं जानता था अब पूरी दुनिया में एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से फेमस हो चुका था। कुछ ही महीनों के बाद उनके ऊपर 600 से भी ज्यादा आर्टिकल्स अलग अलग न्यूज़पेपर्स और मैगजीन में लिख दिए गए, क्योंकि इसके बाद इनकी बाकी सारी थ्योरी भी लोगों के सामने पॉपुलर होने लगी। और अभी हमने आपको जो थ्योरी बताई उसका नाम आप जरूर जानते होंगे। ये थ्योरी थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आर्थर एडिंगटन साउथ अफ्रीका में इस थ्योरी के ऊपर काम कर रहे थे, तभी आइंस्टाइन की लाइफ में एक और घटना हुई। आइंस्टाइन की मिलेवा मैरी नाम की एक सर्बियन औरत से मुलाकात हुई। आइंस्टाइन की तरह ये भी फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन थी। 1903 में आइंस्टाइन ने इनसे शादी कर ली। लेकिन आइंस्टाइन की जिंदगी में एक मिस्ट्री है जिसको इन्होंने सबसे छुपाया था, दोस्तों से लेकर अपने परिवार तक। इन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। लेकिन फिर जब आइंस्टाइन की मौत हो गई उसके बाद रिसर्चर्स उनके प्राइवेट पेपर्स पर रिसर्च कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि आइंस्टाइन की एक बेटी भी थी, वो भी उनकी शादी से 1 या 2 साल पहले। इसका नाम था लीजर आइंस्टाइन। लेकिन इस बेटी के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता और शायद ही कोई कभी जान पाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि 1903 में एक महामारी चल रही थी जिसका नाम था स्कारलेट फीवर।
ये बीमारी बच्चों को हो रही थी, शायद वो इसी की वजह से मर गई हो। लेकिन उस वक्त आइंस्टाइन इतने फेमस नहीं थे, इस वजह से ये बात ज्यादा बाहर नहीं आ पाई। 1919 में आइंस्टाइन ने दूसरी शादी की एल्सा आइंस्टाइन के साथ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इतने टैलेंटेड और सदी के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन को जॉब नहीं मिल रही थी। जी हाँ, प्रोफेसर की जॉब पाने के लिए इन्हें 9 सालों तक स्ट्रगल करना पड़ा। ईयर 1900 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जो प्रोफेसर्स इन्हें पढ़ा रहे थे, इनकी बार बार क्लासेस मिस करने की वजह से इनसे खुश नहीं थे। इसी वजह से इन्हें आसानी से जॉब नहीं मिल पा रही थी, और जब जॉब मिली भी तो एक क्लर्क की लोअर पोजीशन पे इन्हें जॉब दी गई। और 1909 तक, यानी तकरीबन 9 सालों तक ये ऐसे ही छोटी मोटी पोस्ट पर जॉब करते रहे। और इसी दौरान इन्होंने E=mc² जैसी फेमस इक्वेशन दे डाली। 1905 में इस इक्वेशन को और थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को देने के बावजूद भी इन्हें 1909 में फुल प्रोफेसर वाली जॉब मिल पाई। यानी कि स्ट्रगल सभी की लाइफ में होता है, चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ही क्यों ना हो। आइंस्टाइन की जिंदगी से जुड़ा एक और फैक्ट ये भी है कि इजराइल की गवर्नमेंट ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को इजराइल का दूसरा प्रेसिडेंट बनने का ऑफर भी दिया था, पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस ऑफर को मना कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी बातें जो हैं आइंस्टाइन से रिलेटेड, जिन्हें शायद ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे। आपको अगर इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।